एक तरफ हम नारी को देवी का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ हम उसका शोषण करते नहीं थकते। उसे पूजना तो दूर, हम उसकी बेइज्जती करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं दिव्या दत्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस शो में जिसका नाम है स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। माता पिता अपनी बेटी का हाथ एक अजनबी के हाथ में इस भरोसे से देते हैं कि वो उससे हमेशा उतना ही आदर और उतना ही प्यार देगा जितना कि उन्होंने अपनी बेटी को दिया। हमेशा ऐसा नहीं होता। आज भी कई बेटियां दहेज के नाम पर बलि चढ़ रही हैं। हमारी आज की मेहमान हम सब के लिए एक मिसाल है। उन्होंने ना केवल इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि उन सभी बहनों के लिए एक मिसाल भी बनी जो इस कुप्रथा से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। हम बात कर रहे हैं हमारी इस एपिसोड की स्त्री शक्ति स्नेहा जावड़े की। इससे पहले कि हम उनसे मिलें, आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्नेहा जावले आज एक कामयाब टैरो कार्ड रीडर और मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इनके लिए इतना आसान नहीं था। जिंदा दिली की मिसाल स्नेहा के पास आज सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन नहीं है तो सिर्फ अपने बेटे का साथ। वो बेटा जिसको इन्होंने आखिरी बार कुछ 12 साल पहले देखा था। मेरे बच्चे, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। लव यू, मिस यू सो मच। तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्नेहा जावड़े का। स्त्री शक्ति में आपका स्वागत है स्नेहा। थैंक यू। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। हमारे इस शो पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा क्योंकि नाम में एक इंस्पिरेशन है, स्त्री शक्ति, और आप स्त्री शक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। थैंक यू। इसलिए आप हमारे साथ इस शो पर हैं। जी, जोरदार तालियां एक बार स्नेहा। स्नेहा, मैं आपकी कहानी जानना चाहूंगी और चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस भी सुने। जी, आपकी शादी कैसे फिक्स हुई? थोड़ा सा शादी के पहले का बैकग्राउंड में बताना चाहूँगी। जी। बहुत हैप्पी फैमिली से बिलोंग करती थी। पापा बैंक में वर्किंग थे, मामा हाउसवाइफ थी। मैं सबसे बड़ी बेटी घर की। कितने बच्चे? टोटल हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहनें, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके। जैसे सब लड़कियां पढ़ना चाहती है वैसे मेरा भी ख्वाब था कि मैं पढूं। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्पोर्ट्स वगैरह में, करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छी थी। इस वजह से घर से बहुत फ्रीडम मिला था और शायद उस मकाम पे आ गई थी कि जैसे 16-17 हो जाता है तो गाँव साइड में होता है कि शादी के लिए आपके देखना शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी तरह मुझे भी रिश्ते आने शुरू हो गए थे और मैं काफ़ी रिश्तों को ना कर चुकी थी और पापा को मैंने रिक्वेस्ट की थी इस रिश्ते के टाइम पे अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो आप मुझे लॉ फाइनल करने दोगे और मुझे लॉ की पढ़ाई करने के लिए फिर कोई रोकेगा नहीं और मेरी शादी आफ्टर लॉ का मैं कंप्लीट करूँगी तब होगी। तो आप इतने सारे रिश्तों को मना कर रही थी? जी। तो ये रिश्ते में कैसे हामी भर दी गई? जो होने वाले पति थे वो MBA थे तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई थी। एजुकेटेड पर्सन है क्योंकि मेरा थॉट वहाँ पे ऐसा था कि एजुकेटेड पर्सन है तो चीज़ों को समझेंगे, वो अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, मुझे भी पढ़ने का मौका देंगे और फैमिली को अच्छे से आगे ले जाने के लिए एक हेल्प होगी। एंड आई एम सॉरी बट मैं वहाँ गलत हुई। मैं जानना चाहती हूँ कैसे कोई आता है आपके घर और कहता है कि हम आपकी बेटी को अपने घर लेके जा रहे हैं, उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स हैं। तो ये क्या डायरेक्ट डिमांड्स होती हैं कि एक लेयर के में छुपकर मलमल में लपेट के डिमांड्स रखी गई थी? किस तरह से? जैसे शादी के लिए हाँ हुआ, कंफर्मेशन गया कि हाँ शादी करनी है, फिर डिमांड ऐसे होनी शुरू हो गई कि
बेटी दे रहे हो तो आप बेटी को सेटल करने के लिए पैसे दीजिए, उसका नया संसार शुरू हो रहा है तो उसके संसार में कुछ आपका एज एन पेरेंट्स कंट्रीब्यूट हो। आप पूरी की पूरी लड़की दे रहे हो वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप पैसे दे दो वो कंट्रीब्यूशन था, आप चीजें दे दो वो कंट्रीब्यूशन था, आप गोल्ड दे दो वो कंट्रीब्यूशन था। आपको कहीं खटका नहीं? खटका पैसे उनको 3-4 दिन पहले देने थे, हल्दी के रस्म के पहले, तो उनसे उनकी शॉपिंग और बाकी की चीजें उनको करनी थी। आपके पैसों से उनको शॉपिंग करनी थी? जी। तो वहाँ पे पापा ने चेक देना चाहा और उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये एक सबूत हो सकता है आगे चल के उनके अगेंस्ट की पैसे दिए हैं हमने। तो उस टाइम पे जब मैं गई मेरे भाई को मैंने बोला कि नहीं मुझे जाना है आज, तो मैं शादी फिक्स होगी या फिर मैं तोड़ के आऊंगी। एंड देन जैसे मैं एंटर कर गई घर में तो पता चल गया कि होने वाली बहू आ रही है, होने वाली बहू आ रही है। पिक्चर एकदम वाइस वर्सा। जैसे मेरे फैमिली को जाने के बाद इज्जत नहीं मिली थी, कहीं एक साइड में बिठा के रखा था, बहुत देर तक कोई आके बात नहीं कर रहा था, वो मैं जाने के बाद मुझे एज अ प्रिंसेस ट्रीट कराया गया। आप गई थी ये कहने के लिए कि या तो मैं रिश्ता मान के आऊंगी या तोड़ कर आऊंगी? मुझे चुप कराया। मैंने जैसे बोला ना कि हमारा पूरा फैमिली इकट्ठा होके बात कर रहा था तो मुझे मम्मा ने स्ट्रिक्ट वार्न दिया था और बीच बीच में जैसे वो लोग आ रहे थे तो मम्मा मुझे आंखें बड़ी कर रही थी या फिर चुप करके साइन दिखा रही थी उंगली उठा के कि बोलना मत, कुछ बोलना मत। मैंने बहुत सारे महिलाओं से, औरतों से जो स्त्री शक्ति का एक सिंबल है, मिसाल है, उनसे बात की इस शो के दौरान और हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पे ये कहा कि माँ ने कहा किसी से बोलना मत। ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है कि जिस औरत से ज़्यादा आप क्लोज किसी के ज़िंदगी में नहीं हो सकते, जिसकी शरीर का आप एक अंग है, एक हिस्सा हैं, वो आपकी तकलीफ को नकार के, ना देख के, नज़रअंदाज करके आपको चुप करा देती और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी उस पर निर्भर करती है। वो लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा इन अ बैड फेस, क्योंकि वहां से जो स्टार्ट हुआ ना वो दिव्या कंप्लीट निगेटिव स्टार्ट हुआ। इफ आई मे आस्क, कितने पैसों की डिमांड की थी उन्होंने आपसे? 11 लाख से डिमांड स्टार्ट हुई थी। से स्टार्ट हुई थी? Yes. वहीं बैठे बैठे जी। और फिर बढ़ा दिए? बढ़ा रहे थे वो, हमारे तरफ से कम हो रहे थे, बढ़ा रहे थे वो, कम हो रहे थे। देन वो सब खत्म करके एटलीस्ट शादी का खर्चा सोच के 5 लाख एंड 10 तोला गोल्ड दे दीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई चीज खरीदने जा रहे हैं और उसकी हम बार्गेनिंग कर रहे हैं कि इतना नहीं इतना करते हैं। या मेरा जैसे लीलाव हो रहा था, आपकी बेटी से शादी हमारे बेटे से करवानी है तो आप इतना पे कर दो। शादी का पहला दिन आपका, और आपको ये बात कहीं ना कहीं महसूस हो गई कि कुछ बहुत गलत है। वो कैसे? जी, शादी 11:30 बजे के टाइम की थी और 9:30-10 बजे मेरा भाई और मेरे सबसे छोटे अंकल मुझसे मिलने आए थे क्योंकि उनका वैन पहले पहुंच चुका था गाड़ी। तो वो जैसे ही आए तो एज यूजुअल मैंने शेक हैंड किया और वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि आपने अपने अंकल को क्यों शेक हैंड किया, आपने अपने भाई को ऐसे क्यों पकड़ा था। और वो बात दिल को इतनी हर्ट कर गई कि आप भाई को लेके कैसे कुछ बोल सकते हो बॉस, वो भाई है मेरा। बच्चे जैसे स्कूल जाते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़ के गए हैं, उस भाई को लेके जब बातें बोली गई तब ऐसा लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है और मैं सही घर में नहीं आई हूं। फिर एक से एक चीजें हिट होती जा रही थी और एक एक प्रॉब्लम जैसे सामने आता खड़ा हुआ। वहां से जर्नी बिगिन स्टार्ट। हस्बैंड कैसे थे आपके? प्यार किया है तो बहुत टूट के प्यार किया है। जब मेरी डिमांड्स भी कंप्लीट की है तो बहुत अच्छे लेवल पे की है। और सेम थिंग अगर मैं बालकनी में वो आने के टाइम खड़ी कपड़े भी निकालते हुए दिख रही हूँ, सूखे हुए कपड़े, तो उसको देख के या बालकनी में खड़ी हूँ देख के भी मुझे घर पे आके मारा गया है कि वहां कौन था नीचे, किसको देख रहे थे आप? हस्बैंड ने मारा? जी। शादी के 1 महीने बाद मीटिंग रखवाया था और मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स को बुलाया था उन लोगों ने ये कह के कि आपकी बेटी को बच्चा नहीं हो सकता है। और मुझे बहुत ये था कि बच्चा कैसे नहीं हो सकता है, मेरा तो कहीं कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, मुझे माइग्रेन आता है, इस वजह से मेरा सर दर्द होता है। उसके लिए मुझे हॉस्पिटल में लेके गए थे, छोटा सा क्लिनिक, वहाँ पे मुझे माइग्रेन का टैबलेट्स देके मुझे घर लाया गया था। और इन्होंने उस बात का इतना बड़ा इशू करके मेरे पेरेंट्स को बुला के बोला कि आपकी बेटी को बच्चा नहीं हो सकता है।
आपकी कभी बॉन्डिंग नहीं हुई अपने हस्बैंड के साथ? बहुत अच्छे से बॉन्डिंग थी, इसलिए काफ़ी उस 1-1.5 साल के बाद वो चीज़ें मेरे साइड से बोलना शुरू कर दिए थे। बट जैसे ही वो मेरे साइड में होके या मुझे समझना शुरू किया था, उसके बाद उनके घर वाले कुछ न कुछ ऐसा सिचुएशन ट्रिकी करके रखते थे कि जिसकी वजह से मुझे मारपीट उनकी कान तरफ के से हो कच्चे जाती। थे? कान के बहुत ज़्यादा कच्चे थे। फिर कभी डिमांड्स हुई? शादी के 1-1.5 महीने बाद पहली पूजा होती है गणपति गौर की, तब उस टाइम पे उनके फैमिली में रिवाज था कि बहू के घर से लक्ष्मी जी दिए जाते हैं और 5 भगवान दिए जाते हैं। तो उनका कहना था नहीं, बड़े बड़े चाहिए, 1-1 kg 2-2 kg के हिसाब से जो दिखने में आ जाए। वहाँ से वो डिमांड स्टार्ट ही होती गई, जिसका एंड हुआ नहीं, और एंड हुआ तो जलाने पे हो गया। ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो आपके साथ हुआ, मुझे नहीं लगता कोई भी माँ बाप चाहेंगे उनकी बच्चियों के साथ हो। ये उनका शायद सबसे वर्स्ट ड्रीम होगी कि हमने जिसे पाला पोसा, बड़ा किया, अपने हाथ से खिलाया, अपनी गोदी में उठाया, उसके साथ ये अंजाम हो। और ये जो अंजाम हुआ आपके साथ, ये जो घटना घटी आपके साथ, इसके बारे में बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। हर आंगन की शोभा नारी, उससे ही बसती दुनिया सारी। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। स्नेहा, वेलकम बैक अगेन। स्नेहा, इतना आप सह रही थी अपनी शादी में और इतना कॉन्ट्रास्ट देख रही थी, अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, फिर आपने शिफ्ट किया उस घर को कि वहीं रही? शिफ्ट होने के पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें मुझे मारने की कोशिश वहाँ पे की गई थी। आपको मारने की कोशिश की गई? जी, मारने की कोशिश की गई थी। मामा, जैसे मैंने बोला, भगवान जी वगैरह लेके आ रहे थे, तो मामा लेके जिस दिन आए थे उसी दिन मामा इमीडिएट वापस जाते थे, क्योंकि मेरा घर वहाँ से पास में ही गांव में था। मामा आई तो मामा के बहाने इन लोगों ने शरबत बनाया था नींबू पानी का, और बहुत प्रिसाइजली मुझे याद है कि मुझे मेरा ग्लास दिया गया था और हाँ, आप ले लीजिए। तो मैंने बोला हाँ मैं लेती हूँ, आप दोनों भी रख दीजिए, मैं मामा को भी दे दूंगी, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था कि मेरे लिए कुछ प्लान है। तो उसमें 10 नींद की गोलियाँ उन्होंने डाल दी थी। तो मैंने बोला चेंज लग रहा है कुछ, तो बोला नहीं, वो नींबू थोड़ा ज़्यादा खट्टा था। तो आपको हुआ क्या ये 10 फेस्टल की गोलियां दे दी, तो 2-3 मिनट के अंदर ही मुझे नींद जैसे लगना लगा, और मैं मम्मा बोलती है कि थोड़ा सा ऐसे घूमती हुई नीचे गिर गई, मम्मा मम्मा करके। तो मम्मा ने मारना शुरू किया, स्नेहा उठो करके। उसको समझ में आया कुछ तो गलत हो रहा है, आप प्लीज ऑटो बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए, कुछ तो कीजिए। किसी ने कुछ सुना नहीं। मम्मी ने बाहर आके चिल्लाया, तो सामने वाले किसी बंदे ने ऑटो को बुला के दे दिया, मम्मा ने बोला, और ऑटो में डाल के मुझे पास के हॉस्पिटल में लेके गया। और वहाँ पे बहुत टाइम बाद घर वाले मिलने आए। फिर मुझे बोला गया कि तुमको अगर हमारे घर में रहना है तो तुमको ये बोलना पड़ेगा कि ये तुमने खुद ने किया है। जब मैं हॉस्पिटल से रिकवर हो गई, 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिल रहा था, तो मम्मी पापा दोनों बाकायदा मुझे घर छोड़ने आए इन लॉज के वहाँ पे। और पापा मम्मी ने ये बोल के मुझे घर में छोड़ा कि आज से हमारी बेटी हमारे लिए मर गई, शादी करके दी है, तो इसकी अर्थी इस घर से जाएगी। आपको बोला कि उनको? मेरे सामने बोला था। तो इसका मतलब उन्हें मालूम था कि आपको मारने की कोशिश की गई है, लेकिन जानते बूझते वो आपको छोड़ गए कि अब जाएगी तो यहाँ से अर्थी जाएगी। जी। तो वो जो लाडली सी बच्ची थी उनकी, जिसे इतना प्यार देते थे, वो कहाँ गुम गई शादी करवा कर? जो मम्मी पापा ने जैसे हाथ में फूल की तरह मुझे संभाला था, लाइक अ प्रिंसेस ट्रीट किया, मेरी हर एक चीज, हर एक डिमांड मुझे दी थी। ऐसी क्या घटना हो गई शादी के बाद से कि वही मम्मी पापा इतने कठोर दिल हो गए, और मुझे जिंदा बच्ची को जो मौत के मुंह से खींच के लाए हो आप, उसके लिए ये बोल के निकलते हो वहां से कि आज से हमारी बेटी हमारे लिए मर गई। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये जाता है मेरे पेरेंट्स से और सभी के पेरेंट्स से,
बच्चियों की शादी करा के देते क्यों हो? शादी के पहले क्यों नहीं मार देते हो? फिर आप उनको एटलीस्ट इतना सहना तो नहीं पड़ता। आपका बेटा शादी के कितने साल बाद हुआ? शादी के 9 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट रही, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो न्यूज़ तब देनी पड़ी जब उनकी फैमिली पूरी आई थी, और मैं 2-3 दिन से फ्रस्ट्रेट हो रही थी। मुझे किसी के साथ नहीं सोना था। मेरे बेड पे उनके भाई की बेटी और एक तरफ माँ, और दोनों के बीच में मुझे सोना था। तो मुझे ना कोई भी इसमें एक चटाई डाल के दे दो, मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगी, पर मुझे सोने दो बस, क्योंकि पूरा दिन फिर मुझे काम करना है। उसने बोला हाँ ठीक है, उसको बात गलत नहीं लगी हस्बैंड को। पर 15-20 मिनट बाद क्या हुआ समझ में नहीं आया। जोर जोर से आके नीचे के रूम का जो एक्स्ट्रा रूम था उसका डोर ठोकना शुरू हो गया। दरवाजा तोड़ने की नौबत आई तो मैंने खोल दिया कि क्या हुआ, मैं सोना चाह रही हूँ। तो तुम मेरे फैमिली को इग्नोर कर रही है, उनका इंसल्ट कर रही है, ये वो करके मारना शुरू किया। जब तक चीज़ें थप्पड़ वगैरह पे चल रही थी तब तक मैं सह रही थी, बट जब मारपीट करते करते वो चीज़ पीठ पे लात मारने की आई, देन मैंने उनको धक्का देके वहाँ पे एक थप्पड़ मैंने लगाया। वो राइट था या रॉन्ग था मैं उस चीज़ को जज नहीं करना चाहती, मैं बस अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर रही थी। उस मारपीट में चिल्ला के बोलना पड़ा, प्लीज़ मत मारो मुझे पीठ पे, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। और आपके हस्बैंड को कहीं रिग्रेट हुआ अपने एक्शन पे कि मैंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पे हाथ उठाया? आई डोंट थिंक सो। ये जो हादसा हुआ आपके साथ जिसने आपकी जिंदगी बदल दी जी, ये कब और कैसे हुआ? ये 2001 में हुआ, 24 दिसंबर। आई स्टिल रिमेंबर डेट, क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस था और हम अपना घर खरीदने जाने वाले थे। उनके साथ उनके भाई भी आए हुए थे। उनके आने से पहले फ़ोन पे बहुत सारी बातें 2-3 दिन से चल रही थी, और वो उस टाइम पे वो फ़ोन उठा के बालकनी में या इधर उधर या रूम का दरवाज़ा बंद करके बातें हो रही थी। तो मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि वो क्या खिचड़ी पक रही थी, या मेरे अगेंस्ट था या नहीं था। पर वहाँ से माहौल ना थोड़ा चेंज लगना शुरू हो गया। और रात को जिस दिन 24 दिसंबर को उनके भाई भी आए थे, और रीज़न कुछ नहीं था, उसके पहले मैंने पानी दिया था उनको, तो वो काम कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही सामने टेबल पे पानी रखा सोफे के, तो उन्होंने मुझे बोला कि पानी देने का ये तरीका होता है, और खींच के थप्पड़ मारा। तो मैंने ऐसे उनके भाई की तरफ देखा, उनकी तरफ देखा, और ऐसे जाने दो, मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना है। ये अपना मैं मैन हूँ या मैं मर्द हूँ ये दिखाने का शायद इनका ये तरीका होगा, ये सोच के मैं निकल गई, क्योंकि मैं थक गई थी। और मैं किचन में जाके किचन प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही थी, और मुझे पीछे से आवाज़ मिलती है नेहू, जो आवाज़ मुझे हमेशा मेरे हस्बैंड की आवाज़ है। एक प्यार छलकता है उस आवाज़ में, वही आवाज़ मौत की आवाज़ होगी ये कभी नहीं सोचा था। वही आवाज़ मेरी पूरी लाइफ वहाँ से चेंज करके देगी ये कभी नहीं सोचा था। मैंने टर्न करके देखा, हस्बैंड और उनके साइड में उनके बड़े भाई खड़े थे। बड़े भाई जहाँ पे किचन में खड़े थे उनके सीधा साइड में किचन के बाजू में ही प्लेटफॉर्म के मेरा फ्रिज था, और उसके ऊपर होम लाइट की माचिस रखे हुए थे। और मुझे थोड़ा बहुत पेंटिंग का शौक है, इसलिए केरोसिन मेरी मेड ने ला के दिया था, जिसमें ब्रश डुबो के मैं हमेशा किचन के उधर वाली खिड़की पे विंडो पे बाहर के रख देती थी। तो मैंने टर्न करके देखा, तो मैंने बोला क्या? तो उसके भाई ने बोला, देख मुंह कैसे चलता है इसका, ये कभी चुप नहीं हो सकती, तेरे को 1000 बार बोला था इसे शादी मत कर, इसको छोड़ दे शादी करने के बाद। 11 लाख देने वाला कोई और एक रिश्ता है, जिसको मैंने हमेशा ये जवाब दिया, आपको 11 लाख देने वाला रिश्ता है, पर मैं यहाँ हूँ क्योंकि आई एम श्योर मैं 12 लाख की हूँ फिर। और उस चीज़ को मैं हंसी मजाक में छोड़ देती थी, पर उनके दिमाग में वो बात इतनी पक्की थी, ये मुझे नहीं पता था। वो जो उस टाइम एहसास हुआ कि ये सच में मेरी शादी तोड़ के मुझे मार के इनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। और वहाँ से उन्होंने बोला तू हट, जाके ब्रशेस निकाल दे। मेरे हस्बैंड ने उसे ले लिया, और मैं भी गुस्से में थी। मैंने बोला क्या करना चाहते हो, मारना चाहते हो, जलाना चाहते हो? तो उसका मेरे हस्बैंड के भाई बोलते हाँ चल चल कर जल्दी से, और ही पुश हिम। He pushed whom? Your brother-in-law pushed your husband? Yes. और उन्होंने पुश किया, पुश में वो रॉकेल मेरी तरफ गिर गया, जो यहाँ पे आ गया, हाथ ऐसे था। फिर मैंने बोला अब क्या?
अब सच में तुम जलाने वाले हो मुझे करके मैंने चिल्ला के बात की, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था कि आप केरोसिन कैसे डाल सकते हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत गंदा डराने का तरीका है ये, और सच में मारने की कोशिश कर रहे हो तो ये अगेंस्ट टू ह्यूमैनिटी है। तो उसके भाई ने माचिस की तिल्ली जला के उसमें हाथ में दे दी, हाथ ऐसे सामने आया, उसने किया मुझे नहीं पता ठीक से, पर वो माचिस की तिल्ली मेरे ऊपर ये हो गई और आग वहीं लग गई। और अपने आप को बचाने की कोशिश में फेस और अंदर की तरफ से हाथ चले गए। फिर भी मैं चिल्ला रही थी, तुम मारना क्यों चाह रहे हो, मारना क्यों चाह रहे हो, पर उसने जब देखा कि आग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसने उठा के बाथरूम में फेंक दिया। और उस दौरान जब पानी वानी डाला नहीं, उसने देखा कि इसका पूरा चेहरा जल चुका है, वो बेहोश होके नीचे गिर गया। तब मैंने अपनी सांसें माउथ टू माउथ देके उसको बचाने की कोशिश उस जली हुई स्टेट में। यस। और मेरा ये था कि ये मेरे बेटे का बाप है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। देन वो उठ गया और उसने फिर पड़ोसियों को बुलाया, मेरे पापा को वहां से फोन करके बोला कि स्नेहा जल चुकी है, आप आ जाओ। पड़ोसियों को बोला कि स्नेहा ने अपने आप को जला लिया। उनका वो 2 मिनट का एंगर मेरी पूरी लाइफ खराब करके ले गया। स्नेहा, ये वाकई बहुत दिल दहलाने वाली कहानी है, आप पर बीती है और मुझसे सुना भी नहीं जा रहा है। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। ब्रेक के बाद मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बहादुर निडर स्नेहा से। स्नेहा, ये हादसा जब हो गया आपके साथ, इल्जाम किसने लिया? नहीं, इसका इल्जाम लगाया गया मुझ पे। आप पर? जी। पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स में मेरा स्टेटमेंट ये दर्ज है, जिसका कॉपी मुझे कभी मिला ही नहीं है, कि कॉफ़ी बना रही थी और उस टाइम पे 2 मिनट के लिए लाइट ऑन ऑफ हो चुकी थी और उसी दौरान आग पकड़ ली मुझे। और ये चीज़ें जज के सामने भी रखी। मुझे समझ में नहीं आता, इतना जला हुआ देखने के बावजूद भी उन्होंने वो चीज़ें मान कैसे ली। पर मुझे समझ नहीं आता कि आपने इस झूठ में साथ क्यों दिया। मैंने साथ दिया ही नहीं है। पर आपकी स्टेटमेंट के बिना वो कैसे आगे जा सकते? मुझे नहीं मालूम वो कब स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे मैंने बोला, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, तो उनकी पहचान उस वक्त वहाँ के बहुत बड़े नेता और इन सब लोगों से भी थी। तो मेरे पास पुलिस आया है, मुझे याद ही नहीं आता है कहीं, पर मेरा स्टेटमेंट है वो, जो मैंने दिया ही नहीं है कभी। सीआरपीसी में एक सेक्शन है 161, जिसमें पुलिस को एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होता है। उस स्टेटमेंट को वो साइन वगैरह नहीं कराते हैं, तो उस स्टेटमेंट को ही पुलिस वाले कभी कभी मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि स्नेहा के केस में किया गया है। हमारे हिसाब से स्नेहा को अभी भी अगर वो चाहें तो इस केस को एक हायर कोर्ट में ले जा सकती हैं थ्रू अ लीगल पर्सन। एक अच्छे लॉयर को हायर करके उस वक्त का एविडेंस फिर से रिकॉर्ड किया जा सकता है। इट इज़ नेवर टू लेट। स्नेहा, अपने आप को शीशे में देखना और निहारना और संवारना, और इस हादसे के बाद जब आपका चेहरा जल गया, मुझे सोचने में भी नहीं आ रहा कि आप एडजस्ट कैसे कर पाई उस बात को, कि इस बात से जिंदगी बदल गई। बहुत टाइम तक दिव्या जी एडजस्ट नहीं हो पाई थी मैं। नींद में भी अपना हाथ जैसे साइड में रखा हुआ दिख जाता था और नींद खुल जाती थी, तब लगता था सांप वांप कुछ है, और अपना ही हाथ झटक के अपने डाला है, जब मुझे ही वो एहसास हुआ कि ये मेरा हाथ है। इतना डिप्रेशन जैसे सिचुएशंस में जाती थी कि मैं अपने आप को अज्यूम ही नहीं कर पाती हूँ। बहुत सालों तक मुझे अपना चेहरा मेरे बर्न के पहले वाला याद आता है। मैं यूज्ड टू नहीं हुई थी इस चेहरे के साथ, और शायद होना नहीं चाह रही थी, ये भी कह सकते हो।
कोई भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाह रही थी। और उस दौरान 2003 में वो जिस दिन मैं सेम डे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से अपने सर्जरीज नोज के करके आई थी और नाक में पाइप डाले थे थोड़े आगे तक सांस लेने के लिए, और हाथ का प्लास्टर हुआ था। और सेम डे इन लोगों का क्या प्लान था पता नहीं, मेरे बेटे का बैग रेडी था घर में आने के बाद। मम्मी तो हमेशा हॉस्पिटल से ही मेरी चाची या चाचा आके लेके जाते थे उनको घर पे आना अलाउड नहीं कर रहे थे बाद में। और मेरे हस्बैंड का बैग रेडी था और उनके मम्मी का बैग रेडी था। मैं जैसे ही घर में एंटर कर गई, वो पति नीचे गाड़ी पार्क कर रहे थे और मैं लिफ्ट से अपना बैग लेके ऊपर आई, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि आ गई फिर से जली हुई मुंह की गंदी औरत, जीने भी नहीं देती है और छोड़ के भी नहीं जाती है, तुम मर क्यों नहीं जाती। और उसी लिफ्ट से हस्बैंड वापस ऊपर आए गाड़ी पार्क करके, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, बाहर क्यों खड़े हो। तो बोला ये मेरा सामान बाहर फेंक रही है और मुझे घर से निकाल रही है। ऐसे रियली, जिस औरत के हाथ की ग्राफ्टिंग हुई है, जिसके बॉडी पे इतने 2,500-3 हज़ार के स्टिचेस है, जो औरत अपना बैग खींच के ऊपर लेके आई है, और आप उसको इल्जाम दे रहे हो कि मैं आपका सामान उठा के बाहर फेंक रही हूँ। अभी भी मुंह इसका चलना बंद नहीं होता है, तू देख क्या रहा है, बोला। उन्होंने मुंह पे खींच के जो मारा, पाइप गिर गया और वो मेरी सर्जरीज खराब हो गई। आज भी मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। और वहां से वो अपना बैग लेके, मम्मी को लेके, बेटे को लेके निकल गए। बेटा नीचे खेल रहा था, जो मैं ऊपर आ रही थी तो मैंने देखा था, और मैंने उसको आवाज ये सोच के नहीं लगाई थी कि खेल रहा है तो थोड़ी देर बाद आएगा, खेलने दो। मुझे नहीं पता था कि वो उसका दर्शन मेरे लिए आखिरी होने वाला था, या उसके बाद मैं उससे कब मिलूंगी ये मुझे पता नहीं था। पर वो एक आखिरी उसका खेलना मुझे याद आता है, येलो कलर के ड्रेस पे गार्डन में खेलता हुआ। आप मुझे 10-12 साल भी, आज वो 16 साल का हुआ है, बोलोगे आपका बेटा कैसा है, तो मुझे वो 3.5 साल वाला बेटा याद आता है। मेरे इमेजिनेशन में भी वो बड़ा नहीं हुआ है अभी तक। पर जब उसके अब 16 साल वाले फोटोज देखे, तब देख के ये हुआ कि ओके, मैं एक यंगस्टर की माँ हूँ। अभी मेरा बेबी यहाँ से इतना बड़ा हो चुका है, जो शायद मेरे हिसाब से कहीं मेरे हाइट तक आता होगा, या मुझसे भी हाइटेड हो चुका होगा। आपको अकेला छोड़कर चले गए? जी, मैंने वहां से उनके पीछे आने की कोशिश की। वॉचमैन मेरे बोल रहे थे, मैं आपके बहुत बड़े उम्र का बुजुर्ग हूँ, आप प्लीज सुनिए, क्योंकि मेरे ड्रेस से पूरा ब्लड ऐसे जा रहा था जैसे यूरिन पास हो रहा है। पूरा पायजामा गीला हो चुका था, क्योंकि मैं सेम डे हॉस्पिटल से आई थी और 3 दिन पहले सर्जरीज हुए थे। बच्चे से मिली आप? नहीं, आज तक नहीं मिली। उसने मिलना चाहा तो वो बड़ा है। उसने चाहा था मिलना, और मैंने उसको बोला भी था कि हम मिलेंगे, बट उसके पापा को पता चल गई वो बात कि ये कनेक्टेड है किसी न किसी तरह से। तो सुबह जैसे उसके फ़ोन आते थे, उस टाइम पे उनका फ़ोन उसी नंबर से आया। मैंने उठाया। जिस इंसान के साथ 4-5 साल रहे हैं, उसकी ब्रीदिंग समझ में नहीं आएगी मुझे, ऐसे नहीं हो सकता है, एक औरत इतनी कनेक्ट होती है अपने पति से। और मैं समझ गई थी कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मिस्टर एक्स हस्बैंड है। और मैंने दोबारा फ़ोन काट के लगाया। उस वक्त उन्होंने फिर से मेरी आवाज़ सुनी, और उस टाइम से वो फ़ोन बंद हो गया। तो आज तक वो फ़ोन चालू नहीं है। बिना माँ बाप के सपोर्ट के, बिना अपने बच्चे के प्यार के, पति जिसको आपका सहारा होना चाहिए, उसने आपकी ज़िंदगी खराब की। फिर से शुरुआत कैसे किया? यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ से वो छोड़ के गए थे। मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि अब मुझे काम करना है। तो मैंने टीचर के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश की, जाके उस स्कूल्स में मिली। रेपुटेशन अच्छा था, इस वजह से मुझे बहुत प्यार से समझाया गया, स्नेहा एक बार अपने सर्जरीज डन कर लो,
तो आप आ जाओ, आपके लिए हमेशा जॉब खुला रहेगा। बट घर के बाहर कचरा रखने के लिए भी मुझे रात को 1-1:30 बजे तक का वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि जो भी कोई देखता था वो बोलता था डर लगता है इसको देखने से, इसको देखा तो 2 दिन नींद नहीं आई, मुझे फीवर आया। तो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करती थी और रात को 1:30 वगैरह कचरा बाहर रखती थी। पर माइंड इतना फिक्स हो चुका था, स्नेहा तुम्हें जीना है, तुमको अपनी जो खोई हुई आइडेंटिटी है वो चेहरे के साथ नहीं मिल सकती है, बट जो चेहरा तुम्हारे पास है उसकी एक नई आइडेंटिटी तैयार करो। गॉड ने तुमको चांस दिया है, इसलिए जिंदा रखा है। तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ। आंखों पर पट्टी बांधे हुए माँ बाप, एक बच्चा जिससे मिलना चाहती है माँ लेकिन मिल नहीं पाती, और मुंह मोड़ कर चला जाने वाला एक पति जिसने अपनी पत्नी, अपने जीवन साथी की जिंदगी बदल दी। इस कहानी पर फिर से चर्चा करेंगे बहुत बहादुर, बहुत प्यारी स्नेहा के साथ। ब्रेक। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। सही मायने में एक स्त्री जो कि वाकई शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है, स्नेहा, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। स्नेहा, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। तो स्नेहा, आपने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, आपको टैरो में इंटरेस्ट था। जी, मैंने फ़ोन किया और वहाँ से रिक्वेस्ट की मैंने कि मैं एक बर्न पेशेंट हूँ, मैं आ नहीं सकती आपके वहाँ तक रोज़, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है धूप में निकलने से, तो आप किसी लेडी टीचर को मेरे यहाँ भेजेंगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। और 2 दिन बाद उन्होंने मुझे जो आज मेरी गुरु, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, इनफैक्ट पार्ट ऑफ फैमिली, पार्ट ऑफ लाइफ है, उनका नंबर दिया, मिसेस कल्पना काड़े। और वहाँ से उनकी और मेरी एक जर्नी अलग से स्टार्ट हुई। तो आपकी ये गुरु माँ मैं कह सकती हूँ। जी, गुरु माँ कल्पना काड़े आज हमारे साथ ऑडियंस में है। स्त्री शक्ति में आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। जो उनके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट है जो आंखों तक आ रही है, वो आपकी दी हुई है। और मुझे लगता है जब एक इंसान अकेला खड़ा होता है तो जो पहला उसका हाथ थामता है वो हमेशा बहुत बहुत मायने रखता है। तो आप इनकी वाकई गुरु माँ हैं। और क्या खास आपको इस बहुत प्यारी सी स्नेहा में लगा? जो आपने आप भी कहा वही है कि वो बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी। पहली बार देखा तो मुझे मतलब ऐसे डर तो नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि इतनी अच्छी लड़की दिखती है और छोटी सी, तो उसके साथ पता नहीं क्या हादसा हुआ। लेकिन मैंने उससे कभी पूछा भी नहीं था इस हादसे के बारे में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कभी क्या हुआ? नहीं, कभी नहीं, अभी तक नहीं, कभी नहीं पूछा मैंने। जो भी हुआ आज होगा, के दिन, जो आज आप ये पहली बार यहाँ अभी पर मैं सुन सब रही हैं। सुन रही थी जो वो बता रही थी। जिंदगी जीने का जब आप एक मकसद ढूंढते हैं, एक कारण ढूंढते हैं, तो वो आपको जो एक पैशन मिलता है सीखने का, तो वो मुझे लगता है एक शिष्या उस मामले में बहुत बहुत अच्छी रही होंगी। बहुत अच्छी। तो फिर धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए आपके पास? नहीं नहीं, मैंने वो जिद से लिया है कि यू हैव टू कम एंड मीट मी। मैंने वहाँ पे सीखने के बाद नोटिस जैसे बनाया और मैंने वहाँ लिख के रखा था कि फ्री कंसल्टेशन दे रही हूँ, मेरी तरफ से 3 सवाल, अगर वो सही निकलते हैं तो आप आके मुझे दोबारा मिलेगा, फीस मैं तय करूँगी। तो 2 दिन सैटरडे संडे मैंने किया था, मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिला था, इतने लोग आके वेटिंग खड़े थे वहाँ पे। देन वहाँ से मुझे बहुत सारे मेरे कॉलोनी के बाहर के क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए। जज्बा, जुनून, जो भी कहो वो बहुत था। तो और क्या सीखा आपने? मैंने टैरो कार्ड मुझे दी ने सिखाया, कुंडली दी ने सिखाई। देन उसके बाद मैंने टी कॉफी रीडिंग सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, हिप्नोटिज्म सीखा, ग्राफोलॉजी सीखा। तो आप ए से जेड कुछ भी लिखाते हो तो मैं जज कर सकती हूँ या पता कर सकती हूँ सामने वाला बंदा कैसे होगा। तो मैं कुछ भी लिखूं? जी, मतलब नाम भी लिखूं? कुछ भी लिखिए। तो मैंने ये लिखा है अपना नाम, और मैं देखती हूँ इसका क्या निष्कर्ष आप निकालती हैं। जी, आप जब भी अपने कार्य की किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हो तो बहुत बड़े पैमाने पे बैंग बैंग करके हो जाती है। आप में उत्साह भी उतना 4 गुना अपने आप में बढ़ जाता है, और आपकी ग्रोथ और आपका अपने आप को ढालने का एक जो तरीका है
वो भी ग्रोथ होता हुआ गया है, जिसको आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हो। उसको आपने इतना पॉलिश किया है कि डायमंड कट जितना मारता है उतना वो शाइन करता है। तो यू आर जस्ट लाइक अ डायमंड दिव्या। कमिंग फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच। ये लिखावट देखकर आपने मेरा पूरा ये सब चिट्ठा खोल दिया है। और एक सवाल अब मैं करूंगी यहाँ पे आपको। आप मुझे डरा रही हैं। नहीं, आपको मेरा बोलना कितना सही लगा आपके बारे में? मुझे बहुत सही लगा। मेरा वाकई जो थैंक यू सर। नेचर है बहुत चंचल है और बहुत लोगों को शायद ही नहीं मालूम पड़ता क्योंकि बहुत सीरियसली लेते हैं अब लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से। थैंक यू। अब वो वक्त है जब आप छन के जो लोग सही लोग हैं वो अब आपकी ज़िंदगी में आएंगे जी। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मुझे नहीं पता आपके पति कौन है, मुझे नहीं पता आपका बेटा कौन है, लेकिन आपके पति से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप ये शो ज़रूर देख रहे होंगे और अगर देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज़ ज़रूर करेंगे कि आपने एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत जिसने आपको तहे दिल से प्यार किया, उसकी ज़िंदगी में आपने एक इतना बड़ा बदलाव लाया और आपको शायद उस बात का एहसास भी नहीं है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके बेटे से करूँगी जी कि वो आपसे मिलने ज़रूर आए और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो अपने डिसीजंस खुद लेता है और एक वो जो बॉन्ड आपने इतने सालों से मिस किया है, वो जो 3.5 साल का बच्चा पीली ड्रेस में आपने खेलता देखा है, मैं चाहूँगी कि एक बार फिर आप उनसे मुलाकात करें और वो बच्चा आपसे ज़रूर मिलने आए। और कल्पना जी, आप जो कि इनकी गुरु माँ हैं, आपने जो इनमें कॉन्फिडेंस, एक नई शुरुआत इनकी आपने करवाई, उसके लिए मुझे लगता है जो इन्होंने आपको दुआएं दी होंगी वो बहुत बहुत बाकमाल होंगी। तहे दिल से शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। अच्छा, जब आपकी पहली कमाई हुई, आपने शुरुआत की, इतना कुछ सीखा एक जोश के साथ, एक जज्बा कि अब नई शुरुआत करनी है, तो जो पहली कमाई थी वो कब हुई? वो उसके 4-5 डेज बाद शुरू हो गया था, क्योंकि जो क्लाइंट आके गए थे उन्होंने मुझे बाय मिस्टेकली एक क्वेश्चन किया था बहुत होशियारी से कि मैं 15 दिन तक वेट नहीं करना चाहता, आप मुझे कल का और आने वाले 4-5 दिन का प्रेडिक्शन कीजिए। और उसके बाद वो जो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे पूछा था आपका फीस क्या है, तो ऐसे मेरा फीस इतना इतना है, और उन्होंने मुझे वो निकाल के जब दिया तो यू डोंट बिलीव, मैंने वो 3 दिन तक भगवान के सामने से नहीं उठाया था। वो नोट मेरे पास आज भी मैंने संभाल के रखी है, क्योंकि उसके बाद से मेरा काम ही स्टार्ट हुआ। एंड देन वहाँ से फिर मैं जहाँ पे ब्रेड पे लाइफ गुजार रही थी, तब मैं दाल चावल रोजी रोटी अपनी अच्छे से खाने भी अपने लिए ले पा रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी। क्या महसूस किया जब आप अपने पर निर्भर हो गई हैं, सेल्फ सफिशिएंट, कॉन्फिडेंट और एक कमाऊ स्त्री जो किसी पर निर्भर नहीं करती? जब मैंने सीखना शुरू किया था तब बहुत मज़े वाली बात है, पर मैं टीवी पे देख के बोलती थी ये लोग ना एक दिन मेरी अपॉइंटमेंट लेंगे, और आज लेते हैं। तब मेरे पास जो मेरे कॉलेज के 1-2 फ्रेंड्स थे वो देखते थे तो उनको लगता था इसको हर्ट हो जाएगा, इसलिए वो बोलते थे हाँ बाबू एक दिन लेंगे, तो ऐसे ऐसे नहीं, वो सच में लेंगे। और जब वो दिन शुरू हो गया, मेरे फ्रेंड्स यहाँ वहाँ दिल्ली वैली शिफ्ट हो गए थे, वो वहाँ से कॉल करके पिक्स देख के बोले बाबू तूने जो हमारे लिए प्रेडिक्शंस किए थे वो सच देखते हुए बहुत खुशी होती थी, बट जब तेरे लिए तेरे प्रेडिक्शन सही हो रहे वो देख के अपने से ज़्यादा खुशी तेरे लिए हुई है। मुझे अपना घर लेना था, मैं रेंट के घर पे नहीं रहना चाहती थी, और मैंने 2.5-3 साल तक रेंट के घर पे रही, बट नाउ आई हैव माय ओन हाउस। अपना घर होना, उसकी खुशी कमाल की होती है। पूरी रात सोई नहीं थी, बस अपने घर को देख रही थी, उसको टच कर रही थी, फील ले रही थी, क्योंकि मेरे बेबी के बाद मेरे लिए अब बेबी मेरा घर है। और जब मैं बाहर 2-3 महीने के लिए भी निकलती हूँ तो मैं घर के हर एक कोने को पकड़ के किस करके मेरा रोना निकल जाता है कि मैं घर को छोड़ के जा रही हूँ।
घर में मेरी आत्मा बसती है। मुझे अपना घर बहुत प्यारा है। क्या बहुत सुंदर तरह से आपने इसे कहा है। पुरानी वाली स्नेहा में जी, जो बोल नहीं पाती थी और आज की स्नेहा में क्या फर्क है? ऑनेस्टली चुप रहने वाली स्नेहा कभी बचपन से नहीं थी। स्नेहा हमेशा स्टेज पे जाने वाली, बात करने वाली, बोलने वाली, लोगों को हेल्प करने वाली थी। बट शादी के बाद सबके प्रभाव में आके स्नेहा खामोश हो गई थी और उसमें ये था कि मेरे चुप रहने से अगर शांति मिलती है तो मैं चुप रहूंगी, वो वाली स्नेहा थी। बट वो कुछ टाइम के बाद नहीं, स्नेहा वापस आ गई, बैक टू बैक, यस आई एम हियर। आज मुझे वर्स्ट का डर नहीं है। मैं बोलती हूँ, जब मेरा बर्न हुआ मैं हॉस्पिटल में थी, वो जो था वो नरक यातना था, उससे बुरा नरक कुछ नहीं हो सकता है। तो कितना भी टफ टाइम आएगा तो वो 2003 के बाद वाला टफ टाइम मैं कभी नहीं देखूंगी। आपके पेरेंट्स अब आपको क्या कहते हैं अपनी स्नेहा को इस तरह से देखकर? आज उनके शब्द बदले, जो पहले बोले थे, जो आपको बहुत चुभ गए थे, आज वो पेरेंट्स आपको क्या कहते हैं? पापा का लास्ट 15 डेज पहले मैसेज है, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। आई सेड थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स रखिएगा। ब्लेसिंग्स हैं और आप मेरे रोंगटे खड़े करवा रही हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपकी कोई ख्वाहिश? जी, मैं एक ऐसे एम्बुलेंस बनाना चाहती हूँ जिस एम्बुलेंस में इंसान हॉस्पिटल में पहुँचने के पहले मरे नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर से हॉस्पिटल जाने के रास्ते में वो इंसान मर जाता है, उसको मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से। तो मैं उन लोगों पे काम करना चाहती हूँ, चाहे बच्चा, बूढ़ा, माँ बाप, किसी कोई भी जेंडर के लिए नहीं, मैं आम काम करना चाहती हूँ कि ऐसा कोई सफिशिएंट हर एक फैसिलिटी से भरपूर मुझे एम्बुलेंस करने को मिले, जिसकी वजह से इंसान की मौत ना हो, मौत से वो लड़ पाए। बहुत सुंदर इंटेंट है। आई एम श्योर जितना मेहनत, जितना नाम, जितना आपके पास जो आप करने का जज्बा है, वो आपका ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। सो हमारी दुआएं आपके साथ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। जब आप इतनी अकम्प्लिश्ड टैरो रीडर हैं, आपने अपनी एक जगह बनाई है, अब लोग जो है वो क्या कहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चंस। वॉचमैन से भी बातें करते थे कॉलोनी के लोग, अरे ये कहाँ पे गया, किसके पास आया है, ये तो झांसी की रानी में काम करता है, ये तो बुद्धा में काम करता है, ये तो यहाँ देखा, इसको तो वहाँ देखा। एंड वो बोलते थे कि वो स्नेहा जी के घर पे आया है, स्नेहा मैम के यहाँ है। वही लोग मुझे देख के मेरी तरफ दौड़ना शुरू किए, और जहाँ पे उनको मैं डरावनी लगती थी, वो लोग मुझे ये बोलना शुरू किया, आप तो 14वीं का चांद हो चुके हो, दिखते ही नहीं हो। और इस पे मेरा खामोशी से एक छोटा सा जवाब था, मैं तो शुरू से ही चांद थी, कुछ दिन का ग्रहण था। क्या बात है। आपसे देखा नहीं गया। स्नेहा, सैल्यूट्स, सलाम आपको। अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर। हमारा आज का सवाल है, स्नेहा जावले का प्रोफेशन क्या है? आप अपने जवाब स्त्रीशक्तिpost@gmail.com पर भेजें। और हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है, गोदावरी जिस संस्था से जुड़ी हैं उसका नाम स्वयं शिक्षण प्रयोग है। और हमारी विजेता हैं कमलेश, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। दिव्या जी, शो खत्म होने के पहले मैं बस कुछ सवाल सोसाइटी को पूछना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को पूछना चाहती हूँ, उन हर एक माँ बाप को पूछना चाहती हूँ जो बेटी का बाप है, जो बेटी की माँ है। आप अपने बच्चे को जिसका इतना लाड़ प्यार करते हो उसको सपोर्ट करो, वो गलत नहीं है। तो मैं समाज को ये भी पूछना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर बर्न एंड एसिड अटैक पर्सन्स के लिए, क्योंकि इसमें वो अपना आइडेंटिटी खो देते हैं। तो सो कॉल्ड गुड लुकिंग कैटेगरी से नाम जाने की वजह से जॉब भी नहीं मिलता है, शादी दोबारा करके आप सेटल नहीं हो सकते हो, क्योंकि फिर से वो गुड लुकिंग कैटेगरी आता है कि एक सुंदर सुशील कन्या चाहिए शादी के लिए भी। बहुत सारी महिलाएं शायद दब जाती हैं इतने दुख, इतने प्रेशर, इतने अकेलेपन में। आपने अपनी एक खास जगह बनाई है, और ये जो आप कह रही हैं, आप लोगों से सवाल करना चाहती हैं, हम देखते हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या है दहेज के बारे में। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ससुराल वालों ने दहेज मांगा था, लेकिन माँ बाप ने दिया था।
क्यों? क्योंकि दुनिया वाले क्या कहेंगे कि अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, इसीलिए देते हैं। अगर कोई एजुकेटेड हो, अगर कोई का अपना खुद के पैरों पे अगर खड़े रहने की चाह हो, तो ये डाउरी मुझे लगता है कोई और कभी किसी ने नहीं देनी चाहिए। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को समझे और वो हिसाब से शादी हो, ना कि दहेज के हिसाब से शादी हो। हर लड़की में इतना गट्स होना चाहिए कि वो सीधा अपने खड़े होके बोले कि मुझे डाउरी नहीं देना है, और अगर तुम फिर भी मांग रहे हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और पेरेंट्स ने भी इसको फुल सपोर्ट करना चाहिए। जब हम दहेज की बात करते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके साथ ये नहीं होता, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये किसी और की कहानी है, ये किसी और के साथ होता है। हम एक बहुत वैलिड, बहुत ज़रूरी बात भूल जाते हैं कि किसी के साथ भी हो सकता है जी। उसकी मदद करना, उसका सहारा बनना, उससे मुंह ना मोड़ना, आई थिंक ये एक लेसन है जो हम सबको सीखना है, क्योंकि ये आपकी, मेरी, इनमें से किसी की भी कहानी हो सकती है। और हम आपको तहे दिल से सलाम करते हैं कि आपने इसमें से निकलकर अपनी ज़िंदगी को एक बहुत खूबसूरत मोड़ दिया है। और मैं आपको एक बहुत प्यारी, एक बहुत खूबसूरत स्त्री शक्ति को बहुत ज़ोर से एक जप्पी देना चाहूँगी, जो कि जादू की जप्पी। स्त्री शक्ति के अगले एपिसोड में एक बार फिर मैं दिव्या दत्ता हाजिर होंगी, हिम्मत की एक और दास्तान, एक और मेहमान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। शब्बा खैर।